नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। अपना मकान खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन हर कोई इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। महंगे दाम, फिर धोखाधड़ी का डर, इनकी वजह से बहुत से लोग अपना मकान खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। 1 मई से रियल एस्टेट बिल लागू हो गया है और इस बिल के लागू हो जाने के बाद बिल्डरों के द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर अब लगाम लगाई जा रही है। क्या है ये रियल एस्टेट बिल और आम लोगों को क्या होंगे इसके फायदे, यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे मनी मंत्र में। अगर आप भी अपना मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये जरूर जानिए कि रियल एस्टेट बिल है, इसमें ऐसा क्या है जो आपको किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचा सकता है। आप फोन के जरिए अपने सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-230-97-648 और 011-230-97-655। ये 2 फोन नंबर्स हैं जिस पर आप फोन करके अपने तमाम सवालों को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जयश्री ग्रुप रियल एस्टेट मामलों की जानकार। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे और फ़ोन कॉल्स को लेने का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दरअसल इस बिल में क्या है जो उपभोक्ताओं के लिए जानना ज़रूरी है। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रियल एस्टेट कानून 1 मई से देश भर में लागू हो गया है। नए कानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है। इस बिल के बाद से बिल्डरों को तय समय सीमा के अंदर ही खरीदारों को फ्लैट देना होगा। प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं, कारपेट एरिया पर करनी होगी। पोजीशन में देरी होने या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर बिल्डरों को ब्याज और जुर्माना दोनों देना होगा। अगर कोई बिल्डर खरीदार के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही बिल्डरों को खरीदारों से लिया गया 70% पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में ही रखना होगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने खरीदारों से दरअसल वो पैसा लिया है। सभी राज्यों में रियल एस्टेट अथॉरिटी होगी जिसके साथ बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि इस सेक्टर में जो धोखाधड़ी की बातें आम हो गई थी, उस धोखाधड़ी को अब पूरी तरह से रोका जाए, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाया जाए, उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए जाएं। जयश्री जी, 1 मई के बाद से जो नया कानून लागू हो चुका है इस क्षेत्र में, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रॉस्पेरिटी काफ़ी हमने देखी है, काफ़ी विकास देखा है, लेकिन धोखाधड़ी के मामले भी बहुत ज़्यादा गिनती में सामने आए थे। क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आप देखते हैं इस बिल के आ जाने के बाद? उपभोक्ता कितना मजबूत हुआ है इस बिल के साथ? देखिए, काफ़ी मजबूती आ जाएगी इस बिल की वजह से, मगर आप जानते हैं कि रियल एस्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट को अपना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसमें उनको हर स्टेट को 1 साल दिया गया है, तो 1 साल के अंदर सब स्टेट्स में ये बन जाएगा, तब कंज्यूमर के लिए बहुत राहत होगी। और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाएगी, एक्चुअली देखिए इस बिल के प्रावधान बहुत मायने रखती हैं। अभी तक ये होता था कि कंज्यूमर अपना पैसा देता था एक प्रोजेक्ट के लिए, वो पैसा लेकर बिल्डर आगे और लैंड खरीदने में यूज़ कर लेता था, तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। अब ये है कि 70% एक एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट में डाला जाएगा, और वहाँ से अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वो पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया है तो वही प्रोजेक्ट बनेगा, आगे बिल्डर उसको उठा के नया लैंड नहीं खरीद सकता है। ये एक बहुत अहम बात है, इसकी वजह से डिलेस इन कंस्ट्रक्शन काफ़ी कम हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप देखें, बिल्डर बाय एग्रीमेंट काफ़ी स्क्यूड है इन फेवर ऑफ द डेवलपर। अगर आपने पैसा देने में डिले किया तो 18% देते हैं। जब बिल्डर आपको पेनल्टी देता है अगर पोजेशन में डिले हो जाता है, जो कहा गया कि मैं डिले कर 1 से 3% का रिटर्न मिलता है, अब ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको 18% देने हैं तो बिल्डर को भी 18% देने हैं। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। इस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा खामियां या जिस बात को लेकर खरीदार दुखी रहते थे वो लेट पोजीशन को लेकर रहते थे कि आपको इस साल डिलीवर होना था, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल कई सालों तक उपभोक्ता इंतजार कर रहे हैं अपने मकान की चाबी पाने के लिए। इस बिल के जरिए कम से कम इस कमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि भारी पेनल्टी है और साथ ही साथ सजा तक का प्रावधान है। अगर बिल्डर ने धोखा दिया, अगर डिले किया पोजीशन देने में,
तो सजा तक हो सकती है। ये एक सबसे बड़ी बात है इस बिल के जरिए जो उपभोक्ताओं को समझनी चाहिए। देखिए, डिले की दो वजह है। एक है कि बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किया और आपको पोजेशन नहीं दिया, तो ये बिल्डर को सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे बिफोर ही लॉन्चेस अ प्रोजेक्ट। अगर सारे अप्रूवल्स नहीं आए, आप प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। इसकी वजह से डिलेस में कमी हो जाएगी। सेकंड, अक्सर इसकी वजह से डिले ज्यादा देखी इसकी वजह से डिले होता है। मगर इसमें एक और प्रोविजन है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उठाया नहीं है कि अप्रूवल स्टेटस में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आप अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, आपने अप्रूवल्स के लिए अप्लाई किया हो, तो वो डिले बहुत ज़्यादा होता है। 18 से लेके 36 महीने का डिले होता है जस्ट टू गेट अप्रूवल्स फॉर अ बिल्डर। ये भी कई जैसे महाराष्ट्र ने इसको सॉर्ट आउट किया है, दिल्ली में ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम लाया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे सरकार चाहती है कि ये इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर ना लाके ये अलग लॉस में ये सॉर्ट आउट हो, तो आपको घर टाइम पे मिल सकता है। जी, चलिए एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। मुंबई से सलीम हमारे साथ हैं। सलीम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी सलीम जी, अगर आप जी सलीम जी सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए आलोक इस वक्त हमारे साथ है ग्वालियर से। आलोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं जानकारी चाह रहा था पोजीशन के बारे में। कुछ बिल्डर्स जो है देते हैं बेस का पेरीमीटर और एरिया अलग देते हैं, कारपेट एरिया अलग देते हैं, और पैसा पूरे बिल्डिंग का जो है सो पूरा बिल्डिंग का लेते हैं। ये डिफॉर्मिटी आती है जी जी तो जी उस केस में क्या कुछ कानूनी सहायता मिल सकती है? जी हाँ बिल्कुल। इस क्षेत्र में बहुत बदलाव किया गया है, क्योंकि जो सुपर एरिया के नाम पर आपको फ्लैट बेचा जाता था, अब कारपेट एरिया जो जिस क्षेत्र का आप इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल घर के अंदर जिस पे आपका स्वामित्व रहेगा, उस एरिया के हिसाब से अब आपको पैसे देने होंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक आप ये नहीं जानते कि सुपर एरिया के नाम पे क्या क्या उसमें लोड किया जा रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि कॉमन एरियाज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, किसी को तो पे करना पड़ेगा उसका। तो आप जब पे करेंगे, आपको कारपेट एरिया, आपका घर कितना है, लिविंग एरिया कितना है, इस पे आप पैसा देंगे, और जो कॉमन एरियाज के लिए आप पैसे देंगे वो अलग से आपको पता चलेगा कि ये क्लब हाउस का है, ये लिफ्ट का है, और ये लिफ्ट लॉबी का है, ये आपको अलग से पता चलेगा। तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। सुपर एरिया किस हिसाब से बिल्डर कैलकुलेट करते हैं? क्या इसमें कुछ ऐसी बातें भी होती है जो उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक होती हैं? क्योंकि जितना बड़ा फ्लैट है उससे कई गुना ज्यादा कई बार पैसा ले लिया जाता है। 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और आपसे पैसा लिया जा रहा है 1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से, डबल आपसे पैसा लिया जा रहा है। ये किस तरह से एरिया कैलकुलेट होता है? उपभोक्ता किसको कैसे इसकी पड़ताल कर सकते हैं? देखिए, 25 से लेके 40% का लोडिंग डाला जाता था प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। आप देखते थे कि आप 2000 स्क्वायर फीट का ले रहे हैं, 40% कम मिलता है आपको, रफली अबाउट 1100-1200 स्क्वायर फीट आपको लिवेबल एरिया मिलता था। मगर ये इसलिए होता है कि जब आप एक गेटेड कम्युनिटी में घुसते हैं तो वहाँ पे जो लैंडस्केप्ड एरियाज है, वहाँ का क्लब हाउस है, वहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट लॉबी है, बाकी लिफ्ट का कॉरिडोर्स हैं, कॉमन एरियाज हैं, इसका पेमेंट करना पड़ता है, इसका मेंटेनेंस देना पड़ता है। ये सब अगर आपको अलग अलग बताया जाता तो आपको पता चलता कि आप क्या पे कर रहे हैं। मगर ये होता था कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, आपको यही बताया जा रहा है कि ये सब आप पर स्क्वायर फुट रेट पे ले लीजिए, और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इट्स अ गुड थिंग दैट अभी अकॉर्डिंग टू द बिल आपको ये सब अलग अलग पता चल जाएगा। आप जो पेमेंट कर रहे हैं आपको पता है आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। विजय इस वक्त हैं हमारे साथ कर्नाटक से। विजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैंने एक फ्लैट बुक किया था नोएडा में। ये 3 साल पहले था। क्या ये भी उस पे भी ये सेम रेगुलेशन लागू होंगी या इसके बाद की डेट पे ये रेगुलेशंस लागू होंगी? जी, क्या 1 मई के बाद जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उन पर लागू होगा बिल या पहले से लागू? व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा है, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे ये बिल लागू होगा। अगर आपके बिल्डर ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से पहले प्रोजेक्ट खत्म कर दिया तब उस पर नहीं लागू होगा, वरना वो लागू होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी का उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बननी है,
तो अभी इसमें शुरुआत होनी बाकी है, लगता है अभी 1 साल के आसपास वक्त लगेगा कि पूरी तरह से फंक्शनल, जब पूरा सिस्टम हो पूरी जाए। तरह फंक्शनल होने के लिए 1 साल लगेगा। अभी तो सब स्टेट्स अपने रेगुलेटर्स चुन रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से चुन रहे हैं, क्योंकि इस पे स्टेट्स पे पेनल्टी लग सकता है अगर उन्होंने टाइम पे नहीं किया। तो स्टेट्स काफ़ी सीरियसली ले रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स का अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि मुंबई और उसके आसपास पूरे देश में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इस बिल के प्रावधान के अंदर आते हैं। जी हाँ। तो ये अच्छी बात है। अगर आपने फ्लैट 2 या 3 साल पहले, 4 साल पहले खरीदा है, लेकिन अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला है, तो आप निश्चिंत रहिए, इस बिल के जो फायदे हैं उन फायदों का आपको भी फायदा मिलेगा, उसके प्रावधान में आपका प्रोजेक्ट भी आएगा। जिस तरह से 70% उसी प्रोजेक्ट की जो पैसा है उसी प्रोजेक्ट के लिए रखना होगा, ये बिल्डर्स के लिए एक बैरियर का काम करेगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ से खरीदारों से पैसा उठाते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में अपना हाथ फैला देते हैं, उसकी वजह से अंत में वो फाइनेंस उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो बिल्डरों को लगाने में काफ़ी मदद देगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि 100% सारे बिल्डर्स ऐसे ही करते हैं। कई बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स का पैसा लेते हैं और प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन तक ले जाते हैं, मगर अक्सर ये देखा गया है कि आपसे पैसे लिए जाते हैं और जो बिल्डर 13-14 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है मगर कोई भी कंस्ट्रक्शन में नहीं आया है, क्लियरली वो आपका पैसा लेके अगले प्रोजेक्ट में डाल रहा है। ये खत्म हो जाएगा, ये अब पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, कॉलर हमारे साथ हैं अशोक श्रीवास्तव लखनऊ से। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। राहुल जी, मैडम से मैं जानना चाह रहा था कि जो रियल एस्टेट बिल है उसमें क्या किराएदारों के हक को सुरक्षित किया गया है और क्या प्राविधान किया गया, और इसी से एक दूसरा प्रश्न है कि क्या रियल एस्टेट में जो अवांछित तत्व जो है घुस जाते हैं और वो तरह तरह के जो है कारनामे करके पूरी सोसाइटी को परेशान करते हैं, क्या उसके लिए भी कोई सजा और कानूनी देने के लिए कोई प्रावधान है क्या इसके अंतर्गत? काफी स्पेसिफिक सवाल है। जयश्री जी, क्या आपके पास टेनेंसी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में अभी नहीं आया है। नए प्रोजेक्ट्स में जो डिलेस है इसको टैकल करने के लिए ये प्रावधान शुरू किया गया है। ये बिल सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड है, ये सेकेंडरी मार्केट में लागू नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सोसाइटी में कहीं अवांछित लोग घुस आते हैं, अब इसमें यह भी है कि 3 महीने के अंदर जैसे ही आपने पोजीशन दे दिया, उसके बाद 3 महीने के अंदर मेंटेनेंस आपको सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपनी होगी। 3 महीने के बाद जैसे ही वेलफेयर एसोसिएशन को मेंटेनेंस सौंप दी जाती है, उसके बाद बिल्डर का कोई नाता नहीं रहेगा। नहीं, बिल्डर का फिर उसके बाद जो भी आपके डिस्प्यूट हैं, जिस तरह से अवांछनीय तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, वो डिस्प्यूट आपको वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ही निपटाने होंगे, उनके साथ ही। ये बिल सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए है। सेकेंडरी मार्केट में एक बार वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए और वो हैंडओवर हो जाए, उसके बाद ये बिल लागू नहीं हो सकता। एक कॉलर और है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर कई निवेशकों के मन में आता है कि कौन कौन से बिल्डर्स इस कानून के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे बिल्डर भी हैं जो 4 या 5 फ्लैट बनाते हैं या फिर 10 या 12 फ्लैट्स बनाते हैं, 500 स्क्वायर मीटर तक के एरिया में भी बनाते हैं। तो क्या वो छोटे बिल्डर भी इस कानून के प्रावधान में? 8 फ्लैट्स से ज़्यादा अगर एक कॉम्प्लेक्स में बन रहा है वो इस बिल के अंतर्गत आ जाता है, उससे कम में नहीं होता है। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं झांसी से। प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ये सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक प्लॉट बुक कराया था और मैंने 2014 में पूरा पेमेंट कर दिया था, बट अभी तक हमारे को दे नहीं रहे थे प्लॉट। ये कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये कोलकाता में ये काकीनाडा एक जगह है जो हम लोगों को प्लॉट देने का बात किया था। ये कोलकाता आपने डेवलपर से लिया था? ये सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा वगैरह है। इन लोगों ने हम लोग पूरा अपना आर्मी का पूरा पैसा जितना हमने अर्न किया था 8,14,000
कुछ लोन वगैरह लेकर भी हमने ये प्लॉट बुक किया था और वो मार्च 15 में हमारे को देने को बोला था, पर मैम अभी तक हमारे को प्लॉट बुक नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, कुछ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए ये इस केस में क्या कर सकते हैं? ये बहुत कॉमन चीज़ है, स्पेशली जब लोग लैंड लेते हैं। आप ये नहीं चेक करते कि ये लैंड पूरी तरह अप्रूव्ड है, ये ब्लॉट्स के लिए अलाउड है, और जब प्राइवेट डेवलपर्स, प्राइवेट ऐसे पार्टी से लेते हैं, उनके पास क्या अप्रूवल्स हैं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि मेरे ख्याल से ये इनका शायद बिल में नहीं आएगा। हम ज़रूर चेक कर लेंगे और हम इसके बारे में लिखेंगे, मगर मुझे ये लगता है कि इन्होंने सारे अप्रूवल्स शायद चेक नहीं किए हैं, और एक भरोसा होता है बायर और सेलर के बीच, वो भरोसा एक्चुअली काफ़ी जगह टूट चुका है क्योंकि काफ़ी धोखाधड़ी हुई है जी, काफ़ी धोखाधड़ी हुई है, और जो लूप होल्स, जो कमियां थी कानून में, उसका बिल्डरों ने खूब फायदा भी उठाया है। और यही वजह है कि जो ट्रस्ट है वो एकदम खत्म हो चुका है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो, क्योंकि कंज्यूमर अपने ज़िंदगी भर की उसमें कमाई लगा देता है, और जब उसमें धोखा लगने का डर लगता है तो वो अपने हाथ खींच लेता है, चाहे उसकी क्षमता हो मकान खरीदने की, तब भी वो मकान खरीदने से डरता है। मगर हम बार बार यही कहते हैं कि गो विथ अप्रूव्ड डेवलपर्स, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। आप अप्रूवल्स चेक कीजिए, आपका हक है। अगर आप एक डेवलपर के पास जाएं और वो अगर आपको एक प्रोजेक्ट बेच रहा है, जाके चेक कीजिए कि सारे अप्रूवल्स इनके पास हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अप्रूवल्स ऑनलाइन होंगी, आप खुद चेक कर सकते हैं। इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है कि जो भी अप्रूवल्स है वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है तो वहां अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्रूवल्स को देख सकते हैं। कानून के अंदर उसको अनिवार्य बनाया गया है कि अप्रूवल्स को आप अथॉरिटी की वेबसाइट पर जरूर देखें, और बिल्डरों के लिए भी बताया गया है कि आप खरीदारों को अप्रूवल्स दिखाएं। और आपके पास अगर अप्रूवल्स हैं तो बहुत कम संभावना बचती है कि पोजीशन में देरी होगी या बिल्डर के कंप्लीशन या बिल्डिंग के कंप्लीशन में देरी होगी, क्योंकि अप्रूवल के बाद काफी हद तक चीजें जी हाँ, देखिए दो चीजें हैं डिलेस के लिए, एक अप्रूवल्स है, दूसरा आप पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, दोनों को यहाँ एड्रेस कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, टाइमली कंप्लीशंस होने चाहिए। मगर जो हमारे कॉलर ने अभी पूछा है, मैं तो ये कहूँगी अगर आपके पास सारे बिल्स हैं जो आपने पेमेंट की है और आपके पास प्रूफ है, प्लीज़ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जाइए। कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स आपके ऐसे सॉल्यूशंस निकालती हैं और फेवरेबल टू द कंज्यूमर है, तो आपको ज़रूर मिलेगा, मगर आपको लीगल रिकॉर्स लेना चाहिए। उपभोक्ता अदालतों में वो जा सकते हैं और वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जी हाँ। और जिस तरह से स्ट्रक्चर बदले जाने की भी बात सामने आती थी, जब कोई खरीदार कोई फ्लैट खरीदता है वो ये सोच के खरीदता है कि उसकी खिड़की से तो खुला मैदान दिखेगा या एक पार्क दिखेगा, लेकिन जब उसको प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है तब पता चलता है कि उसकी खिड़की के साथ ही एक और टावर नया खड़ा हो गया है, तो ना सनलाइट उसके पास आ रही है, ना उसको खुला मैदान देखने को मिल रहा है। तो अब अगर स्ट्रक्चर बदलना होगा बिल्डर को तो 2/3 निवेशकों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक प्रावधान है जो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। जी हाँ, एक्चुअली मैं तो कहूँगी यहाँ पे बिल्डर्स भी विक्टिम्स हैं। अथॉरिटी जब अपने पॉलिसीज चेंज करती है, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि पॉलिसीज मिड स्ट्रीम चेंज हो जाती हैं। या तो उनको कहना चाहिए कि जो हम अप्रूव कर चुके हैं उस फेज में अब ये एनहांस्ड FAR नहीं मिलेगा, मगर ये होता है कि अथॉरिटी भी पैसा बनाना चाहती है और अथॉरिटीज खुलेआम अलाउ भी कर रही हैं। ये रूल्स हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जब तक आपको अप्रूवल नहीं दे देती जो लोग रह रहे हैं तब तक आप नहीं कर सकते, मगर ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है और अथॉरिटी को यहाँ पे अपना पॉलिसी स्टैंड लेना चाहिए। जल्दी से एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश है लखनऊ से। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंस्पेक्शन में बहुत बिल्डर्स ने जो बजट दिया हुआ है उन्होंने ये कहा है कि इसका कंप्लीशन अगले साल होगा या 1.5 साल के बाद होगा, लेकिन जो प्राधिकरण के साथ उनका एग्रीमेंट है उस हिसाब से उन्होंने 10 या 20% से प्राधिकरण को जमीन के लिए पेमेंट किया है और इसका भुगतान वो बाद फ्यूचर में करते रहेंगे, तो उसके पहले वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे कैसे?
नहीं दे सकते हैं। आप बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं। ये ज़्यादातर यूपी में हुआ है, नोएडा में हुआ है। जब एक्चुअली ये जब किया गया था, ये एक बहुत अच्छा प्रावधान था कि आप बिल्डर्स को लोअर रेट्स पे प्लॉट दे रहे हैं कि आप 7 साल तक जब आपका वर्क चल रहा है तब आप पेमेंट रेगुलरली कर सकते हैं। ना बिल्डरों ने पेमेंट की, ना अथॉरिटी ने पेमेंट कॉल किया। अब जब पूरा मकान खड़ा हो चुका है और ये पेमेंट अभी देना बाकी है और मार्केट में अभी कैपिटल की कमी है, तो बिल्डर्स भी फंसे हुए हैं, अथॉरिटी भी फंसी हुई है और बायर्स भी फंसे हुए हैं। इसमें से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये अभी सब इससे जूझ रहे हैं। ये तो नोएडा में बहुत स्पेशली ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन अक्सर जितनी कमियां हमें देखने को मिलती थी, जो भी केसेस हमें देखने को मिलते थे, उन तमाम केसेस को ध्यान में रखते हुए इस बिल के जो प्रारूप है उसको बनाया गया है, क्योंकि उसमें वक्त भी लगा है, कुछ बदलाव भी बीच में किए गए। उसके बाद जो ओवरऑल जो बिल निकल कर आया है, आप क्या मानती है रियल एस्टेट सेक्टर जो पिछले 4 साल से मंदी के दौर से गुजर रहा है, उस सेक्टर को कितना रिवाइव करने में मददगार होगा? क्योंकि अगर धोखाधड़ी के मामले कम होंगे तो एक विश्वास मार्केट में दोबारा से लौट कर आएगा। अगर विश्वास आएगा तो लोग खरीदने के लिए फिर से बाजार में आएंगे। आई एम इन टोटल एग्रीमेंट विथ यू। जब कंज्यूमर ने खरीदना क्यों बंद किया? क्योंकि कंज्यूमर मार्केट को ट्रस्ट नहीं कर रही थी। आप पैसा पूरा अपना दे देते हैं, इतने अपना सारा निवेश कर लेते हैं और फिर आपको पता चलता है कि 5 से 7-8 साल तक डिले हो रहा है और आपको रेंट भी देना पड़ता है, EMI भी भरनी पड़ती है। और अगर सबवेंशन स्कीम्स हैं तो वहाँ पे अगर बिल्डर ने अगर पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। तो ये सब बहुत बिग इश्यूज थे, मगर मुझे लगता है कि बिकॉज ये रेगुलेशन आ चुका है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस भारत में, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेशंस है ये। और इसकी वजह से बिल्डर्स अभी काफ़ी तेज़ी से अपना कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। कई बिल्डर्स हैं जो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने बिल्डर्स के एटीट्यूड में भी कुछ बदलाव देखा है पिछले 3-4 महीनों में? क्योंकि पहले राज्यसभा से पारित हुआ, उसके बाद 1 मई से फाइनली ये लागू हो चुका है, तो अब कुछ उनके एटीट्यूड में भी बदलाव, मुझे बहुत सोच में बदलाव है? मुझे बहुत फर्क दिख रहा है। मुझे लगता है इस मार्केट में कंसोलिडेशन होगा। जो सीरियस प्लेयर्स हैं वो कंसोलिडेट करेंगे, जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे, वो वहां से निकल जाएंगे। मगर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो बहुत गंद मचा हुआ था मार्केट में, वो क्लीन करने में मुझे लगता है 1-1.5 साल तो लगेगा। चलिए, शुरुआत काफी बेहतरीन हुई है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो मजबूती दी गई है उपभोक्ताओं को मजबूत प्रावधान के बिल के साथ, वो बाजार में इसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी, आप स्टूडियो आए और आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया और हमारे कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही आज के लिए मनी मंत्र में इतना ही। आज हमने समझने की कोशिश की रियल एस्टेट बिल जो 1 मई से लागू हो चुका है कितना मजबूत है और किस तरह से उपभोक्ताओं को वो मजबूती देता है, उपभोक्ताओं को सशक्त करता है, ताकि वो बिल्डरों की मनमानी के आगे बिल्कुल भी कमज़ोर महसूस ना करें और कानून का सहारा लेकर वो अपने अधिकारों की पूरी तरह से सुरक्षा कर पाएं। आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।